सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। कक्षा की आरंभ करने की मैं घोषणा करता हूं। हम लोग मॉडल क्वेश्चन, मॉडल प्रश्न कॉप 28 परिणाम भारत एवं चुनौतियां चुनौतियां और निष्कर्ष सुझाव से जुड़े हुए मुख्य बिंदु की हम परिचर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग कॉप को जाने। कॉप क्या है और इसकी क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्य और विभिन्न कॉप की जो उपलब्धियां हैं उसको भी थोड़ा सा आप लोग अपने स्तर से थोड़ा सा देख लेंगे। सब कॉप में से एक एक दो दो पॉइंट्स को नोट्स कर लेंगे तो वो अलग बिंदु है। तो हमारा आज का जो क्वेश्चंस है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से ही संबंधित है। याद रखिएगा कि कॉप 28 पहले तो आप यह जानिए कि है क्या। कॉप 28 के विषय में ये जानना चाहिए कि कॉप 28 या संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का सर्वोच्च निकाय है। मतलब यूएनएफसीसी का यह सर्वोच्च निकाय है और जिसकी पहली बैठक मार्च 1985 में जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। याद रखिएगा यूएनएफसीसी का सर्वोच्च निकाय है और जिसकी बैठक पहली जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। यह ऊर्जा परिवहन आदि के क्षेत्रों में डीकार्बनाइजेशन प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथा और नवाचार के आदान प्रदान की सुविधा देता है। ठीक है, इसको इस कक्षा को सुनना है। उसके पीडीएफ को मैं भेज दूंगा और फिर आप इसे लिख लेंगे। ध्यान रखिएगा क्योंकि मॉडल क्वेश्चन की कक्षा है तो इस अवधारणा को पहले ध्यान रख लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। या पॉइंट को नोट कर लीजिए कि सबसे पहले जब कॉप है तो कॉप के विषय में हम लोग लिखेंगे। पहला तो पॉइंट यही है कि कॉप क्या है उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो कॉप क्या है? तो कॉप है यूएनएफसीसी का सर्वोच्च निकाय। सर्वोच्च निकाय है कॉप और इसकी पहली बैठक मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में हुई थी और डीकार्बनाइजेशन के प्रयासों से संबंधित जो नवाचार है उस पर बल देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बातें क्या है और वह है कि कॉप के क्या उद्देश्य है। इसके उद्देश्य क्या है? तो जब भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, जब भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है तो हम देखेंगे। अभी मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित ही इसके उद्देश्य होंगे। तो इसके उद्देश्य क्या है? जलवायु आपदा से निपटने के लिए वैश्विक सहमति विकसित करना, ये इसका पहला उद्देश्य। दूसरा है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना, ये कॉप का उद्देश्य है। और तीसरा है उन समुदायों की सहायता करना जो जलवायु परिवर्तन के परिणामों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। तो पहला क्या है? वैश्विक सहमति। दूसरा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है उसको। और फिर समुदाय को, उस समुदाय को सहायता देना जो जलवायु परिवर्तन के परिणाम के प्रति संवेदनशील है कि नहीं। और चौथा है कि 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करना है। तो ये सब इसके उद्देश्य में आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाल में इसकी चर्चा क्यों हुई? हाल में इसकी चर्चा इसीलिए हुई कि हाल में दुबई में कॉप 28 की बैठक हुई। हालांकि दुबई की अपनी चिंता है। दुबई की अपनी चिंता क्या है
जहां पे नवीनीकरण ऊर्जा के ऊपर बल देने की बात की जा रही थी, उस क्षेत्र में फॉसिल्स फ्यूल की अधिकता है और उसकी पूरी इकोनॉमी ही फॉसिल्स फ्यूल पे चलती है। तो खैर वो तो एक अलग संदर्भ है, हमें पर बहुत ज्यादा अभी बल नहीं देना है, मैं जिस बिंदु पे बल देना है वो ध्यान रखेंगे। तो दुबई में इसकी बैठक हुई और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने शिरकत किया और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप भारत को भी एक मौका दें क्योंकि वो कॉप की बैठक करेगा 2028 का। तो यह है कॉप के विषय में बेसिक जानकारी, यह है कॉप के विषय में बेसिक जानकारी जिसको आपको जानना था और समझ। अब है कि कॉप 28 क्वेश्चन रहेगा कि कॉप 28 कॉप क्या है, तो वो आप लिख दीजिएगा अब अच्छे से। दूसरा भाग रहेगा कि कॉप की प्रमुख उपलब्धि क्या है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है स्टॉक टेक्स्ट के कड़ी में, वैश्विक स्टॉक टेक्स्ट, ये पहला बिंदु है, इसको नहीं भूलेंगे। ग्लोबल जीएसटी, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी भी कहते हैं। ये है क्या, तो इसका स्थापना 2015 में पेरिस समझौते के तहत एक आवधिक समीक्षा तंत्र है, इसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिए जो वैश्विक तापमान में वृद्धि है, उसमें कुल 8 कदम प्रस्तावित है। उस 8 कदम जो प्रस्तावित है उसको देखना है और इसी में 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता को 3 गुना, ऊर्जा दक्षता में सुधार, ठीक है कि नहीं, और 2030 तक गैर CO2 उत्सर्जन को, विशेषकर मीथेन उत्सर्जन सहित जो उपयोग होते हैं उसको व्यापक रूप से कम करना। तो ये वैश्विक स्टॉक टेक्स्ट है जो 8 कदमों से पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस जलवायु सम्मेलन से संबंधित, और उसमें नवीनीकरण ऊर्जा के 3 गुना करने और ऊर्जा दक्षता को 2 गुना बढ़ाने का आह्वान और फिर मीथेन के उत्सर्जन पर भी कम बल देना, ये सब संबंधित है 2030 तक। तो ये पहला उपलब्धि है, ध्यान रखिएगा। दूसरा उपलब्धि या परिणाम क्या है, वह है जीवाश्म ईंधन से दूर जाना। जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए, ठीक है कि नहीं, इसमें एक कहा भी गया कि 2050 तक शुद्ध शून्य प्राप्त किया जा सके, इसका आह्वान किया गया। एक बड़ी बात हुई कि हालांकि भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज की कि इसको बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता है, चीन, भारत इत्यादि ने इसकी खंडन भी किया कि इसे स्वेच्छा पे रहने दिया जाए, क्योंकि हम लोग नवोदित देश हैं और विकसित देशों का काम है कि हमें टेक्नोलॉजी और वित्त दे जो विकसित हो चुके हैं। तो खैर ये दूसरा पॉइंट कि जीवाश्म ईंधन को दूर करना, पहला था जीएसटी, दूसरा था जीवाश्म ईंधन को दूर करने पे बल, और तीसरा है वह अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य, GGA। अनुकूलन पे वैश्विक लक्ष्य क्या है, तो सतत विकास, इसके कॉन्टेक्स्ट में जो प्रयास हैं उसको ठीक करना। सतत विकास के लिए आपकी जानकारी में है कि पर्यावरण 15 सतत SDG 15 में है, और इस दिशा में वैश्विक अनुकूलन जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिस पर आपको नजर रखना। इसी क्रम में कॉप 28 में यह टेक्स्ट अनुकूलन वित्त को दोगुना करने और आने वाले वर्षों में अनुकूलन आवश्यकताओं के आकलन और निगरानी की योजना बनाने का आह्वान करता है। सकारात्मक बात यह है कि जल सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, स्वास्थ्य पर लक्ष्य के लिए 2030 तक एक स्पष्ट तिथि को इस टेक्स्ट में शामिल किया गया है। तो ये अनुकूलन पर जो वैश्विक लक्ष्य है वो सतत विकास जो वित्त है और जल सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, तो उसको ध्यान में रख सकते हैं। तो पहला आपका जीएसटी है, दूसरा जीवाश्म ईंधन से दूर करना है, तीसरा अनुकूलन पे वैश्विक लक्ष्य है। चिंता ना करें, ये आपका अभी PDF चला जाएगा, तो इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद चौथा जो परिणाम या उपलब्धि है वो है क्लाइमेट फाइनेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इसके क्लाइमेट फाइनेंस के बिंदु पर व्याख्या में अंतर है, हर देश की अपनी अपनी व्याख्या है, लेकिन फिर भी एक क्लाइमेट
जो फंड है, क्लाइमेट फाइनेंस है, उससे संबंधित एक परिचर्चा हुई। बीपीएससी के लिए तो ये अलग से नहीं पूछेगा, बीपीएससी के लिए तो समग्र रूप में पूछेगा, लेकिन यूपीएससी जैसी परीक्षा में जलवायु विद से एक अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है कि नहीं, एक अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इस पर भी ध्यान रखेंगे कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आकलन है कि जलवायु वित्त के लिए नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य के तहत 2025 तक धनी देशों पर विकासशील देशों का 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया होगा। लक्ष्य यह है कि 2025 से पूर्व एक नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित किया जाए। यह लक्ष्य प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से शुरू होगा। इसके समन के लिए 250 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर, अनुकूलन के लिए 100 बिलियन और अमेरिकी डॉलर, और हानि एवं क्षति के लिए 150, लॉस और डैमेज के लिए 150। ये लॉस और डैमेज भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये सब आपके क्लाइमेट फाइनेंस के तहत आता है। आप यदि ये लिख दे कि चौथी परिणाम और उपलब्धि क्लाइमेट फाइनेंस से जुड़ी हुई है और क्लाइमेट फाइनेंस के तहत 2025 तक धनी देशों पर जो विकासशील देशों का 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया होगा, उससे संबंधित जो चरणबद्ध तरीके से उसे पूरा किया जाएगा, तो उसके विषय में आप लिख सकते हैं। हालांकि इतना तो आपके पास वक्त नहीं रहेगा लिखने के लिए, लेकिन जान लीजिए। इसका चौथी कड़ी में है, पांचवी उपलब्धि है या परिणाम है या विशेषता है, हानि और क्षति कोष। इस पर पहले से ही चर्चा हो रही थी कि हानि और क्षति कोष के कॉन्टेक्स्ट में जो सदस्य जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं, से मुआवजा देने से हानि एवं क्षति कोष को संचालित करने के एक समझौते पर फैसला किया गया और अल्प विकसित देश और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों के लिए एक विशिष्ट प्रतिशत निर्धारित किया गया है। आरंभिक रूप से हानि और क्षति कोष की निगरानी विश्व बैंक करेगा। ये भी पीटी के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन फिलहाल आप अपनी परीक्षा के दृष्टि से हानि और क्षति कोष का संबंध उससे है जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं, या अल्प विकसित देश या छोटे द्वीपीय देश। उस क्रम में इसकी निगरानी तंत्र के लिए विश्व बैंक काम करेगा, यह ध्यान रखना। इसके बाद है छठा, वह है वैश्विक नवीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रतिज्ञा में 2030 तक विश्व की स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा के उत्पादन को 3 गुना और कम से कम 1100 गीगावाट करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें वर्ष 2030 तक प्रत्येक वर्ष ऊर्जा दक्षता में सुधार के आदि पर भी बल देना है। मतलब वैश्विक नवीनीकरण में 3 गुना याद रखिएगा, या 11,000 गीगावाट, और दूसरा ऊर्जा दक्षता को 2 गुना करना। तो इन सब चीजों को आप लिख सकते हैं। ये 6 पॉइंट्स को आप परिणाम, फीचर्स, उपलब्धियों में लिख देंगे तो आपका काम बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा 7वां बिंदु है COP28 के लिए वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा। वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा में 66 सरकारें शामिल हैं जो 2050 तक 122 स्तर के सापेक्ष वैश्विक स्तर पर शीतलन संबंधी उत्सर्जन को कम से कम 68% कम करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट तंत्र विकसित किया गया है जिस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा में कितने देश हैं जो इस दिशा में प्रयास करेगा। 2050 में 2022 के स्तर पर तो वो उसके लिए 66 देश, और परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को 3 गुना करने की घोषणा। ये सब आपके COP28 से संबंधित है। इन 7-8 पॉइंट को यदि आप लिख लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब है कि COP28 में भारत की क्या प्रमुख गतिविधियां रही, भारत के क्या दृष्टिकोण रहे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी एंगल पढ़ते हैं तो भारत के एंगल को जरूर ध्यान रखिए। तो उसमें सबसे पहला है हरित ऋण पहल, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। और हरित ऋण पहल को आप लिख सकते हैं कि भारत की यह दृष्टिकोण हरित ऋण पहल के क्रम में क्या क्या आता है। तो हरित ऋण पहल को स्वैच्छिक ग्रह समर्थक कार्रवाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तंत्र के रूप में संकल्पित किया गया है जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के लिए एक प्रभावी प्रतिक्रिया होगी। यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने
और उसके पुनरुद्धार करने के लिए बंजर भूमि और नदी जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए हरित ऋण जारी करने की परिकल्पना पर आधारित है। तो आप बंजर भूमि, नदी जलग्रहण क्षेत्र या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र वृक्षारोपण को ध्यान में करके रख लीजिएगा। तो ग्रीन डिबेट या हरित ऋण की जो अवधारणा है उसको आप पूरा कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पहल है, तो ध्यान रखेंगे। दूसरा, उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह का दूसरा चरण या समावेशी और न्याय संगत उद्योग परिवर्तन सह विकास निम्न कार्बन टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण, इसके लिए काम करने की बात कहा कि वित्तीय सहायता दिया जाए कि हम यदि लो कार्बन टेक्नोलॉजी अपनाएंगे कोई भी विकासशील देश, तो विकसित देश उसको टेक्नोलॉजी दे, उसको वित्तीय सहायता दे। ठीक है, तो ये सब एक महत्वपूर्ण है कि उभरती अर्थव्यवस्था को, जो जैसे ब्राजील की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था है, तो ये सब उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो उसको वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित होगा। ये भारत का दृष्टिकोण था। तीसरा दृष्टिकोण था ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत यह क्रियान्वित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो काफी महत्वपूर्ण है, इसको 1228 के तहत ही लॉन्च किया गया है। और चौथा है कि स्थानीयकृत जलवायु कार्रवाइयों पर क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप का गठन। और ये 4 पॉइंट्स को याद रख लीजिएगा। पहला, हरित ऋण। दूसरा, उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह का द्वितीय चरण, उसमें आप 2 कार्बन टेक्नोलॉजी पे को मेंशन कर सकते हैं। तीसरे में आप लिख सकते हैं गंगा के कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। और चौथा, स्थानीय जलवायु पर जो क्वाड का क्लाइमेट चेंजिंग वर्किंग ग्रुप है वो भारत से संबंधित है। अब इसमें चिंता कहाँ है? अब भारत के दृष्टिकोण जो 4 हैं, उसके बाद की चिंता क्या है? सबसे बड़ी चिंता है जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध समाप्ति के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। और ध्यान रखिएगा, तो ये पहली चिंता है, ठीक है कि नहीं। दूसरी चिंता जो है वह है कि नवीनीकरण ऊर्जा के 3 गुना करने पे तो बल है, लेकिन कब तक, इसके लिए कोई निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चिंता का विषय है। जब हम क्लाइमेट चेंज में है, नवीनीकरण एक महत्वपूर्ण अस्त्र हो सकता है, लेकिन हमने कोई समय सीमा नहीं बनाया। तीसरा है अनुकूलन लक्ष्य के लिए, माने जो हमारा लक्ष्य सतत विकास के कॉन्टेक्स्ट में है, उसके लिए कोई स्पष्ट तंत्र नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। और चौथा है कि जो वित्तीय प्रतिबद्धता है, उस पर जो जवाबदेही है, उसका अभाव है। तो ये 3-4 जो महत्वपूर्ण चिंता है, उसको या चुनौतियां, इसको चुनौतियां भी कह सकते हैं या बाधा भी कह सकते हैं। तो ये बाधा और चुनौतियों को भी यही पॉइंट्स होंगे और जिसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जलवायु वित्त पे अभी मैंने कहा था कि अनेक देशों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, ठीक है कि नहीं, कि इस पर भी भिन्न भिन्न व्याख्या की गई है। ये भी चिंता का सबब है। 5वां चिंता का है कि कोयले के चरणबद्ध समाप्ति का विरोध किया गया, विशेषकर उन देशों के द्वारा जैसे भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, जो स्वाभाविक रूप से अभी नवोदित इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में है। भारत ने तो मीथेन उत्सर्जन पर भी कटौती पर चिंता दर्ज की, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो प्राकृतिक सेक्टर, उसमें अधिकांश जनसंख्या है कृषि पशुपालन में, और ये दोनों मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। तो इसको लेकर भी सहमति नहीं बन पाई। और भारत जैसे विकासशील देश, अधिक जनसंख्या वाले देश ने भी इसके संदर्भ में विरोध प्रदर्शन किया, चूंकि भारत ने तो स्पष्ट कहा कि यह एक अत्यंत संवेदनशील मामला है और इस पर किसी तरह की प्रतिबद्धता तत्काल नहीं की जा सकती। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। जो चुनौतियां हैं वही भविष्य के कदम है, जैसे जलवायु वित्त पर लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाना, ये आपका भविष्य की रणनीति हो सकती है। रोड मैप और समय सीमा, जो समय सीमा जीवाश्म के कॉन्टेक्स्ट में, नवीनीकरण ऊर्जा के कॉन्टेक्स्ट में निर्धारित नहीं किए गए हैं, तो उसके लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। बेहतर एनडीसी के नेशनल डिटरमिनेंट और जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उसके उस बिंदु पर परिचर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि एनडीसी में ऊर्जा, परिवहन, कृषि, उद्योग जैसे कई क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास करना चाहिए।
और एक स्पष्ट नीति और एकीकृत नीति की जरूरत है और सभी देश आपस में मिलकर उन चीजों को कर सके, क्योंकि एक वैश्विक समस्या है तो वैश्विक सहमति की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। तो ये सब आप लिख सकते हैं और अंत में उसी आधार पे आप इसके कंक्लूजन को भी ड्रॉ कर दीजिएगा कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष में इथियोपिया अत्यंत महत्वपूर्ण है और आगे की राह भविष्य के लिए चुनौतीपूर्ण और आशाजनक दोनों है। ठीक है कि नहीं? तो सामूहिक रूप से दृढ़ संकल्पित अटूट प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़े, जिससे कि जलवायु परिवर्तन, क्योंकि कहा भी गया है कि हम आखिरी पीढ़ी हैं जो जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे और हम यदि रोक नहीं पाए तो भविष्य के दृष्टि से यह बेहतर नहीं होगा। 3 बिंदुओं को ध्यान रखना है। जो COP28 की प्रमुख सुझाव है वो जल विद्युत क्षमता के संदर्भ में है। कुल बिजली में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का 46% होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो ये सब जो उसका डिकार्बनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। ऊर्जा तीव्रता में सुधार के ऊपर बल देना चाहिए। ठीक है कि नहीं? और बहुपक्षीय विकास बैंकों से वित्त पोषण में तेजी से वृद्धि करना, सार्वजनिक पूंजी को जीवाश्म ईंधन से नवीनीकरण की दिशा में प्रयास करवाना, क्योंकि जब हम नवीनीकरण ऊर्जा में जाएंगे तो हमें 2 चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, एक पूंजी की और दूसरी टेक्नोलॉजी की। तो दोनों देशों में, दोनों क्षेत्रों में जो विकसित देश हैं वो हमारे लिए कारगर भूमिका अदा कर सकते हैं। तो COP28 के कॉन्टेक्स्ट में जो मूल सुझाव है वो इसी मूल सुझाव को लेकर आपको चल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस मॉडल क्वेश्चंस और उसके उत्तर की समाप्ति की घोषणा करता हूं। एक बार आप इस क्वेश्चंस को PDF भेज देता हूं, फिर अपनी भाषा में आप लिखने का कोशिश करेंगे। ये सब पत्रिका की भाषा है, ठीक है कि नहीं? और उस आधार पे इसको आपके समक्ष रखा गया है। तो स्वाभाविक है कि आप अपनी भाषा में इन सारे बिंदुओं को और प्रेजेंटेशन के साथ बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। मैं रोज इस तरह के नए नए क्वेश्चंस को आपके समक्ष लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।